आरबीआई ने जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं उनको रिवॉर्ड करने का फैसला किया है और इसके लिए आरबीआई ने प्रपोजल लाया है कि जो डिविडेंड पे आउट है जिस पे सीलिंग लगा रखी थी 40% की आरबीआई ने कि इससे ज्यादा का डिविडेंड कोई भी बैंक इंडिया में नहीं दे सकते हैं। अब उसको इंक्रीज करने की ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाई हैं कि अब जो डिविडेंड पे आउट है वो 75% ऑफ द नेट प्रॉफिट हो पाएगा। क्या है पूरी न्यूज, कैसे इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से बैंक एलिजिबल होंगे, इसका क्या मतलब निकलेगा और इसमें बहुत सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं आएंगे उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले आप डिविडेंड समझिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी बैंक है उसने प्रॉफिट जनरेट किया है 1,000 रुपए का, लेट से 1,000 रुपए का उसको नेट प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि ये बैंक का प्रॉफिट है। अब अगर बैंक की अपनी 100% हिस्सेदारी इसमें, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट बैंक का हुआ। लेकिन अगर इसमें और भी लोगों की हिस्सेदारी है, जैसा कि जो इंडिया में बैंक होते हैं वो सारे लिस्टेड होते हैं, तो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में उनके जो शेयर्स होते हैं लिस्टेड होते हैं, लोग उनको खरीदते हैं। तो जब बैंक को प्रॉफिट हुआ है तो इसका मतलब जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको भी तो कुछ हिस्सा मिलना चाहिए उसका, है ना। तो उसको कहेंगे हम डिविडेंड, कि बैंक इस प्रॉफिट में से जो हिस्सा है वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बांटेगा। अब पूरा बांटेगा कि नहीं बांटेगा ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली बैंक इसमें से कुछ हिस्सा रख लेते हैं, जैसा अभी तक चल रहा था कि ज्यादा से ज्यादा बैंक 40% तक का ही डिविडेंड बांट सकते थे। मतलब अभी तक बैंक 600 रुपए को अपने पास रखना होता था, जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। उसका इस्तेमाल वो करेंगे आगे फ्यूचर एक्सपेंशन में, या फिर आगे अगर जो कठिन समय है वो आने वाला है उसको देखा जा रहा है, तो उनके पास कैपिटल का जो बफर है वो रहे उसके लिए। बाकी का बचा जो 400 रुपए है उसको वो बांटेंगे अपने शेयर होल्डर्स में, है ना। वही क्या कहलाएगा, डिविडेंड पे आउट। यही जो लिमिट है अब आरबीआई ने जो 40% की थी पहले, अब इसको कह दिया है कि अगर बैंक का जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, वो निकालने के बाद 75% तक का जो कह सकते हैं डिविडेंड है वो बैंक बांट पाएंगे। मतलब अगर 100 रुपए का उनका एडजस्टेड पैट आ रहा है तो उस 100 रुपए में से 25 रुपए तो बैंक अपने पास रखेगा रिटेन अर्निंग के रूप में कह सकते हैं, और 75 रुपए वो डिविडेंड के रूप में बांट पाएगा। लेकिन सारे बैंक ऐसा नहीं कर पाएंगे कि 75% या 75 रुपए बांट पाए। इसके लिए भी कुछ नियम शर्तें हैं यहाँ पे जिसको हम आगे देखेंगे। और ये जो गाइडलाइन है ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस हैं। मतलब ये है कि ये अभी आरबीआई ने निकाला है और इसके लिए आरबीआई ने कहा है 5 फरवरी 2026 तक का पब्लिक फीडबैक के लिए, यहाँ पे कमेंट के लिए कि भाई पब्लिक का क्या ओपिनियन है, उसके लिए उसने ये लाइनें खोल रखी हैं। जिसको अपना इस पे ओपिनियन देना हो वो यहाँ पे जाके दे सकता है। उसके बाद फिर आरबीआई का फाइनल जो है वो यहाँ पे आएगा सर्कुलर इसको लेकर के। और ये जो गाइडलाइंस हैं जितने भी भारत में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनके ऊपर लागू होंगी। मतलब ये सिर्फ पीएसयूज के लिए नहीं है। पीएसयू प्राइवेट जो बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स जो ब्रांचेस के थ्रू इंडिया में काम करते हैं, वो सबके ऊपर ये लागू होगी। लेकिन इसमें एक्सक्लूजन किसका है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक। ये जो गाइडलाइन है इनके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनके लिए अलग सर्कुलर इसी तरह का कुछ आरबीआई ने निकाल रखा है, उसमें जो नियम शर्तें हो अलग आती हैं। तो ये जो अभी हम पढ़ेंगे केवल और केवल जो हमारे पास शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनके लिए सारी चीजें लागू होंगी। और ये जब लागू हो जाएगा तो इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो अगला जो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 है तब से ये लागू हो पाएगा। अब हम समझते हैं यहाँ पे कि इसके लिए जो प्रपोज्ड यहाँ पे डिविडेंड की गाइडलाइंस ये निकाली गई, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसकी जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी आरबीआई ने निकाली है वो है कि जितना हेल्दी बैंक होगा, जितना उसका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में जो कैपिटल आती है CET1 जो रेशियो है, जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा वो पे आउट कर पाएगा। मतलब कि जो CET1 जो कैपिटल होती है, मतलब ये ऐसे समझिए कि बैंक की खुद की जो कैपिटल होती है ये लिक्विड कैपिटल है, कि अगर कोई भी स्थिति परिस्थिति आती है तो बैंक के पास ये जितना ज्यादा रहेगा वो बैंक उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा, उसके डूबने के चांसेस उतने कम रहेंगे। इसमें कई तरह की कैपिटल्स आती हैं, जैसे बैंक जो शेयर बेच रहा है उससे जो कमाई आ रही है, रिटेन्ड अर्निंग जो बैंक की है, जो प्रीमियम आते हैं शेयर्स वगैरह के, तो वो सारी जो कैपिटल्स होती हैं वो बैंक की रहती है। मतलब ये किसी और का पैसा नहीं, केवल इस पे बैंक का अधिकार होता है। तो ये जो अर्निंग है CET1 की, ये आरबीआई ने इसकी एक मिनिमम लिमिट तय कर रखी है, कितनी की 8% की। इसमें 5.5% होता है CET1, 2.5% का बफर वगैरह लगाया जाता है, तो 8% ये मिनिमम आता है। तो ये जिस बैंक का जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा वो पे आउट कर पाएगा डिविडेंड के रूप में। मतलब
कैपिटल अगर अच्छी है, बैंक अच्छा काम कर रहा है, उतना ज्यादा वो प्रॉफिट दे पाएगा। कैपिटल अगर खराब है या कम है तो उतना कम वो कर पाएगा। अब इसके लिए भी आरबीआई ने यहाँ पे पूरा का पूरा ये दे रखा है, पूरा टेबल। कैसे? यहाँ पर ये कह रखा है आरबीआई ने, अलग अलग ऐसे बकेट साइज बना रखे हैं कि बकेट V1 से स्टार्ट होगा कि अगर किसी का जो CET1 रेशियो है वो 8% है, और यहाँ पे एक Z आ रहा है। Z का मतलब यहाँ पे है कि जो डीसिब होते हैं, मतलब जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट जो बैंक होते हैं, जिसमें 3 बैंक आते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में फिर से नोटिफाई किया था। एक है SBI, दूसरा है HDFC और तीसरा आता है ICICI। इसको आप कंप्लीट वीडियो आपको देखना होगा, आपको मैं दे दूंगा लिंक, यहाँ से आप देख सकते हैं, समझ पाएंगे क्या है इनका मतलब क्या है। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये 3 बैंक जो हैं इनको एडिशनल कैपिटल यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है CET1 से ज्यादा। जैसे SBI को जितना CET1 है, तो यहाँ पे SBI के लिए Z कितना हो जाएगा 0.8%, वहीं पे HDFC के लिए 0.4 और ICICI के लिए 0.2, अगर वो आते हैं इसमें। तो अगर किसी भी बैंक का जो CET1 रेशो 8% है प्लस Z% है, अगर केवल उतना ही है जितना होना चाहिए, आरबीआई जितना मिनिमम कहता है उतना ही है, तो वो किसी भी तरह का जो डिविडेंड है नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वो B2 बकेट में आता है और 8% से लेकर के 10% के बीच में उसका जो कह सकते हैं CET1 रेशियो है, तो वो 20% का डिविडेंड ही दे पाएगा, है ना, मैक्सिमम 20% का दे पाएगा। ये 20% हम किसकी बात कर रहे हैं कि अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये नेट एडजस्टेड पैट है, तो उसमें से जो 75 रुपए आ रहे हैं उसका कह सकते हैं कि भाई 75 रुपए की तो मैक्सिमम लिमिट है कि आप इतना दे पाओगे। लेकिन अगर आपका जो CET1 है 8 से 10% का, तो आप 20% यहाँ पे दे पाओगे। वहीं पे अगर B3 में आएंगे तो ये आपका 10 से 12% है, 30% पे, और ऐसे करते करते जिसका CET1 जो 20% से ज्यादा का होगा वो 100% दे पाएगा। मतलब वो 75 के 75 रुपए वो दे पाएगा डिविडेंड के रूप में। ध्यान रखिएगा, ये दे पाएंगे वाली बात हो रही है, इतना देंगे ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये ऐसे यहाँ पे बात हो रही है कि मतलब जो मजबूत बैंक हैं, जिनकी कैपिटल अच्छी है, तो वो उतना ज्यादा डिविडेंड दे पाएंगे। अभी हम समझेंगे कि डिविडेंड देने से क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। आगे यहाँ पे दूसरा जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आता है कि भाई क्या जो भी बैंक है, मान लीजिए उनका सीटी जो है अच्छा है, तो क्या वो एलिजिबल हो जाएंगे क्या? तो उसके लिए दूसरा यहाँ पे क्राइटेरिया आता है, वो आता है नेट एनपीए का। मतलब जो एनपीए, नेट एनपीए आ रहा है किसी भी बैंक का, वो अगर 7% से कम है तब तो वो यहाँ पे डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन अगर एनपीए, उनका नेट एनपीए 7% से ज्यादा है, तब वो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, भले उनका CET1 आपका अच्छा है उसके बाद भी। तो ये दूसरा वाला भी यहाँ पे आता है। और यहाँ पे अगर हम एडजस्टेड पैट की बात करें, तो एडजस्टेड पैट का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी बैंक को पैट होता है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 100 रुपए का, तो उसके बाद उनको एडजस्टेड पैट निकालना पड़ेगा कि मतलब उनका जो एनपीए है वो कितना है। तो अगर उनका नेट एनपीए, लेट से मैंने कहा कि उनका नेट एनपीए आ रहा है 10 रुपए का, है ना, तो अब 10 रुपए को अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो ये आपका एडजस्टेड पैट आ जाएगा 90 रुपए का। तो जो 75% की बात हो रही है ना, वो किस पे कैलकुलेट होगा? इस पे नहीं, बल्कि ये जो नेट एडजस्टेड पैट है इस पे कैलकुलेट होकर के वो डिविडेंड दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा था काफी टेक्निकल टर्म्स इसमें इन्वॉल्व है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझनी होंगी कुछ इसी तरीके से। और तीसरा यहाँ पे एलिजिबिलिटी आती है कि बोर्ड ओवरसाइट यहाँ पे जरूरी है। मतलब कि कितना डिविडेंड देना है, कैसे बैंक को आगे फंक्शन करना है, क्या बैंक के आगे विजन्स हैं, वो सारी चीजें देखना तो बैंक के बोर्ड का काम है। तो बैंक का बोर्ड भले ही वो सारी चीजों के लिए एलिजिबल है, तो वो बैठ करके पहले ये तय करेगा कि जो आरबीआई की रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं, आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है, ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशंस क्या कहती हैं, और कुछ रेड फ्लैग्स हैं अकाउंट्स में कि नहीं है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल प्लान उस बैंक का क्या है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, स्ट्रेस की नीड के लिए। उसके अनुसार बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि आखिर जो डिविडेंड है वो कितना देना है। 75% मैक्सिमम अलाउड है। तो इसका ये मतलब नहीं कि बैंक जो है अगर सारी एलिजिबिलिटी पूरी करता है 75% दे ही दे। ये एलिजिबिलिटी उनकी हो गई, इतना दे सकते हैं, वो इसका 60% भी दे सकते हैं, 50% भी दे सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। और ज्यादा किस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि वो ये देना चाह रहे हैं कि हम, हमारा जो बैंक है वो डिविडेंड अच्छा पे करेगा, लंबे समय तक पे करेगा, उस पर फोकस करना चाहते हैं, या फिर वो कैपिटल रिटेंशन पे फोकस करना चाहते हैं। मतलब पूरी तरीके से बोर्ड की ड्यूटी होगी प्रायोरिटाइज करने में कि बैंक जो उनका है
उनका लॉन्ग टर्म का गोल, हेल्थ, सेफ्टी, शॉर्ट टर्म जो शेयर होल्डर्स के पे आउट है, कैसे उनको मैनेज करना है, सारा को सारा जो बोर्ड ओवरसाइट है वो डिसाइड करेगी। तो ये 3 यहाँ पे नॉर्म्स आते हैं जिसके अनुसार ये तय हो पाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसा डिसीजन इस समय आरबीआई ने लिया क्यों, मतलब ये जो ड्राफ्ट गाइडलाइन से निकाले क्यों, तो इसको आप समझिए कि जब कोविड-19 का एरा चल रहा था तब उस समय कैपिटल कंजर्वेशन के मोड में आरबीआई था। मतलब उस आरबीआई ने बैंक को कह रखा था कि आपको कैपिटल कंजर्व करनी है, उसको ऐसा नहीं है कि आप उसको डिविडेंड के रूप में बांटते चलिए। तो उस समय होल्डिंग थी कैपिटल की, क्योंकि उस समय ऐसे नाजुक समय चल रहे थे कि पता चले उसी में बैंक भी डूबने लग जाए तो फिर वहां पे तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए बैंकों को कैपिटल रखने के लिए ऐसा कहा गया था, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। और अब जब समय बीत चुका है, बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल भी है, तो अब ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच दिखाने का प्रयास अब यहाँ पे है कि अब ये दिखाया जा रहा है कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसकी हेल्थ काफी अच्छी है और अब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिवॉर्ड करने के लिए स्टेप लिया गया है। और अभी ये फैसला लिया क्यों गया, अभी 1-2 दिन पहले ही बैंक्स की रिपोर्ट आई है, पीएसयू बैंक्स की रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि बैंक जो है इस समय रिकॉर्ड प्रॉफिट में चल रहे हैं, मल्टी ईयर लो का एनपीए नंबर चल रहा है, बैंक काफी अच्छी स्थिति में है, कैपिटल उनके पास काफी अच्छी है। तो इसलिए निर्णय लिया गया है कि जब बैंक अच्छी स्थिति में है, एनपीए लो है, तो उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी फायदा होना चाहिए ना, तो इसलिए ऐसा लिया गया। अब ऐसा होगा तो होगा क्या कि जो इन्वेस्टमेंट है इन बैंक्स में वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। मतलब जनरली लोग बैंक के शेयर नहीं खरीदना चाहते हैं, मतलब उनको ये लगता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं मिलता है ना, डिविडेंड भी बहुत कम मिलता है। लेकिन जब इस तरह के निर्णय आएंगे तो होगा क्या कि जब हाईयर डिविडेंड मिलेंगे लोगों को, क्योंकि बैंक भी प्रॉफिट में है, तो बैंक के जो स्टॉक्स हैं ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आएंगे और वो जो पैसा है बैंक को मिलेगा, तो इससे कह सकते हैं फ्रेश कैपिटल भी मार्केट में आएगी। इसके अलावा जो ग्लोबल अलाइनमेंट है वो भी देखा जा रहा है कि जैसे दुनिया भर के जो बड़े बड़े बैंक हैं, जो हेल्दी बैंक हैं, वो ज़्यादा बढ़िया पे आउट देते हैं, डिविडेंड पे आउट अच्छा देते हैं। तो उसी हिसाब से भारत के अब जो बैंक जो हेल्दी हैं, बड़े बैंक हैं, उनको भी अच्छा पे आउट देने के लिए ये निर्णय लिया गया है। मतलब ये बताता है पूरी तरीके से कि जो पूरा ये बैंकिंग सेक्टर है ये रोबस्ट, उसका जो कह सकते हैं हेल्थ चल रही है और उसको फ्यूचर ग्रोथ देखते हुए आरबीआई ने ये पूरा फैसला लिया है। और यही आरबीआई का प्रयास भी है कि बैंकिंग सेक्टर में और ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो आए, क्योंकि कैपिटल अच्छी है, एनपीओ लो है, तो अच्छा समय ये चल रहा है। और इसी को लेकर के एक रिपोर्ट भी आई थी पहले आरबीआई, मैंने उसको भी दे रखा है आपको, कि भारत की इकोनॉमी के लिए आरबीआई के गवर्नर ने टर्म प्रयोग किया था गोल्डी लॉक्स का। तो वो जो समय है वो दिखाता है कि बैंक और जो इकोनॉमी है हमारी सही स्थिति में है, सही जगह ये चल रही है। तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कई सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।